मित्रों, आज हम लोग 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो लेकिन इसे पढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप एक क्वेश्चन लिखें और उस क्वेश्चन के प्रकाश में ही आप 1833 का चार्टर्ड एक्ट भी सीख लें। तो आइए पहले क्वेश्चन लिखते हैं। बच्चों, क्वेश्चन ये है कि 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट है यह जर्मी बेंथम की उपयोगितावाद और जेम्स मिल के उदारवाद तथा शक्ति के केंद्रीकरण का चरमोत्कर्ष था। आइए हम क्वेश्चन लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में जा रहा है 1833 पर कि 1833 का चार्टर्ड एक्ट कह रहा है कि 1833 का चार्टर्ड एक्ट जर्मी बेंथम के उपयोगितावाद जेम्स मिल के उदारवाद के साथ ही साथ केंद्रीकरण का चरमोत्कर्ष था। शक्ति के केंद्रीकरण का चरमोत्कर्ष था। क्लियर बच्चों? तो अगर आप देखें तो ये जो क्वेश्चन है इसमें कितनी बातें शामिल है, कितनी क्वेश्चंस इसके अंदर समाहित है। एक तो बता रहा है कि 1833 के चार्टर्ड एक्ट में जर्मी बेंथम का उपयोगितावाद, फिर कह रहा है जेम्स मिल के उदारवाद, फिर कह रहा है शक्ति का केंद्रीकरण। ये तीन टॉपिक पर आपका यह क्वेश्चन बन के तैयार होता है। तो अगर हम इसका उत्तर लिखेंगे तो हमें एक बात याद रखना चाहिए। मुख्य परीक्षा की शानदार तैयारी करने वाले लोगों को या लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि कृपया आप इधर उधर की बातें न करें। जो कुछ भी आपसे पूछा जा रहा है आप उसी का समाधान लिखें, क्योंकि इधर उधर लिखने से या अनावश्यक शब्दों को गूंथने से आपकी मार्किंग अच्छी नहीं होती। आप जो कुछ भी लिखें सोच समझ करके आप उन शब्दों को बुनें, अन्यथा अगर आपकी बुनावट में गड़बड़ी है तो आपको मार्किंग नहीं मिल पाएगी। इसलिए बच्चों देखो,
ये कह रहा है कि 1833 का चार्टर्ड एक्ट जर्मी बेंथम के उपयोगितावाद और जेम्स मिल के उदारवाद के साथ शक्ति के केंद्रीकरण का चरमोत्कर्ष था। ठीक है, तो इसमें आप लिखोगे क्या, कैसे लिखोगे? तो पहली बात आप करोगे कि आप उपयोगितावाद पर लिखो, जेम्स मिल के उदारवाद पर आप लिखो, शक्ति के केंद्रीकरण के चरमोत्कर्ष पर आप लिखो। तो ऐसा नहीं है कि आपको अकॉर्डिंगली ही लिखना है, आप यहां से भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चंस दिया जा रहा है हमें वैसे ही करते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है आप नीचे से नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। तो पहली बात आपके सामने आ रहा है कि उपयोगितावाद मतलब जर्मी बेंथम का उपयोगितावाद से कौन कौन सी धाराएं यहां प्रेरित हैं 1833 के चार्टर्ड एक्ट में। क्लियर? तो पहली चीज आप याद रखना कि देखो, जो मोनोपोली है, थोड़ा मैं आपको समझा दूं कि कंपनी से व्यापारिक जो एकाधिकार था, एकाधिकार ये बच्चों कब समाप्त हुआ था? आप कहोगे कि सर 1813 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा यह समाप्त हो गया था। कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 1813 का जो चार्टर एक्ट है ये यहीं से समाप्त हो गया था। क्या समाप्त हो गया? ये मोनोपोली समाप्त हो गई। देखो, इतनी सी बात आपको याद रखना है। साफ हो गई बात? लेकिन बच्चों एक बात याद रखना है आपको। वो बात क्या याद रखना है कि फिर भी चीन और चाय के व्यापार पर मोनोपोली तो बनी हुई थी ना, लेकिन 33 के चार्टर्ड एक्ट ने इसे भी समाप्त कर दिया। क्लियर? तो जब कंपनी का व्यापारिक अधिकार छिन गया तो कंपनी की उपयोगिता किस बात में है? कंपनी की उपयोगिता क्या थी? कंपनी आई थी व्यापार करने के लिए, व्यापार कर रही थी। 13 के चार्टर्ड एक्ट से यह क्या हुआ? समाप्त कर दिया गया। क्या? कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार यह समाप्त कर दिया गया था। 33 में जो बचा खुचा था वो भी समाप्त कर दिया गया। तो अब कंपनी की उपयोगिता किसमें है? तो आप कह देंगे कि सर कंपनी की उपयोगिता अब व्यापारिक क्षेत्रों में नहीं रह गई, अब वो किसमें हो गई? आप कहोगे कि सर वह एक राजनीतिक शक्ति बन गई। ठीक है ना? वह एक राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी में बदल गई। ये कंपनी किससे बदल गई बच्चों? आप कहोगे कि सर पॉलिटिकल पार्टी में या पॉलिटिकल वर्क करने लगी, राजनीतिक कार्य करने लगी, राजनीतिक शक्ति उसके पास आ गई। तो अब आप याद रखिएगा कि जब इसके पास राजनीतिक शक्ति आ गई तो इसका नाम भी बदल दिया जाएगा। पहले क्या नाम था? यूनाइटेड कंपनी था इसका नाम। ठीक है, यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, ये इसका नाम था ना, 1708 में रखा गया था। लेकिन 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट है उसमें इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। आप बात को खूब समझ लें बात को। क्लियर? तो ईस्ट इंडिया कंपनी नाम रखा जा रहा है। बात आप समझ रहे हैं? पहले क्या नाम था? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी इसका नाम था। ठीक है ना? पूरा नाम ना आप याद करें, बस आप इतना याद रखेंगे कि सर
यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स तो था ही, लेकिन आपको बस इतना सा याद रखना है, कुछ नहीं करना है आपको, बस इतना सा याद रखना है कि कंपनी का नाम भी बदल दिया गया और अब इसका नाम क्या रख दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी रख दिया गया। हो गया। और जब ये पॉलिटिकल पार्टी बन गई, क्लियर ना, तो इसका जो मुखिया था, आप कहेंगे हेड, वह गवर्नर जनरल था ना। लेकिन ये गवर्नर जनरल अब क्या करेगा, अब यह संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्लियर हो गया। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि 1833 के चार्टर्ड एक्ट में, ठीक है, जेम्स मिल के जर्मी बेंथम के उपयोगितावाद की अवधारणा है या नहीं है। क्लियर। अब बच्चों एक बात और भी है, वो ये है कि आपको ये भी याद रखना होगा कि इसी समय एक और घटना हो रही है। क्या? सर्विस सेक्टर में भारतीयों को उच्च पदों पर शामिल करने की बात कर दी गई है। क्यों? क्योंकि उपयोगिता इनकी इस क्षेत्र में है कि यह कम वेतन में, ठीक है, कार्य करने को तैयार थे। तो आपको यह चीज समझ में आ गई। जर्मी बेंथम का उपयोगितावाद इसके अंदर देखने को मिल रहा है आपको। अब कह रहा है जेम्स मिल का उदारवाद इसके अंदर क्या है। तो आप कहोगे कि सर है ना, ठीक है, उपयोगितावाद में आप शिक्षा को भी डाल देंगे। शिक्षा के विकास के लिए इन्होंने 10 लाख रुपीस का प्रावधान कर दिया था। 13 में कितना था? 1 लाख, और यहां पर 10 लाख कर दिया गया। और इसके लिए शिक्षा में कोई लैंग्वेज, कोई पाठ्यक्रम तय करने के लिए मैकाले को नियुक्त किया गया था। ठीक है। और मैकाले ने कार्य करने के बाद मैकाले मिनट दिया था और अंग्रेजी को इसकी भाषा में, मतलब पठन पाठन की भाषा में बदल दिया गया। तो अब हमने देखिए, इसको हम लिखेंगे कैसे। तो साफ शब्दों में आप लिखेंगे कि 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा कंपनी से व्यापारिक एकाधिकार छीन लिया गया, जो बचा हुआ था। ठीक है, व्यापारिक एकाधिकार तो 13 में छीना गया था, लेकिन 33 में इसे कंप्लीट छीन लिया गया। तो वही चीज हम कह रहे हैं कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः छीन लिया गया। और अब जब कंपनी का व्यापारिक स्वरूप ही बदल गया, कंपनी का व्यापारिक अधिकार छिन गया, तो कंपनी का स्वरूप बदल गया। फिर कह देंगे इससे कंपनी का स्वरूप बदल गया और अब कंपनी प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को करने के लिए उत्तरदायी बनाई गई। ऐसी स्थिति में इसका नामकरण भी बदल करके ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। और इसका जो मुखिया था, उसके द्वारा जो निर्मित कानून थे, यह निर्मित कानून संपूर्ण देश पे लागू कर दिए गए। क्लियर है? हो गया। और सर्विस सेक्टर में आप पैराग्राफ चेंज कर देंगे और लिख देंगे कि सर्विस सेक्टर में ऊंचे ऊंचे पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की गई। क्यों की गई? इसलिए की गई क्योंकि भारतीय न्यूनतम वेतन में कार्य करने को तैयार थे। ठीक। फिर इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में भी चेंजेस किए गए थे। क्या चेंजेस किए गए? तो शिक्षा को जो वर्तमान आवश्यकता थी, ठीक है, तो उसके अनुसार इसको बदला गया था। और इसके लिए, ठीक है, मैकाले जो विधि सलाहकार थे, उनको नियुक्त किया गया था कि वो सुझाव दें कि हम कैसी शिक्षा नीति चाहते हैं।
तो यहां तक आपने लिखा। फिर आप कहेंगे कि सर इसमें उदारवाद का भी मिश्रण था, तो आप कहेंगे यस सर उदारवाद का भी मिश्रण था। तो आइए जरा देखते हैं कैसे उदारवाद का मिश्रण था। जेम्स मिल का उदारवाद। तो देखिए जेम्स मिल के अगर उदारवाद की बात देखें तो इसमें क्या दिखा आपको, उदारवाद क्या है। फर्स्ट बात तो आप याद रखिएगा कि इस एक्ट के तहत दासता को प्रतिबंधित कर दिया गया था, प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया गया था। वो अलग की बात है कि दासता समाप्त हो गई 1843 के नियम 5 के तहत, लेकिन आप यहां पर देख रहे हैं कि दासता को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद आप देखोगे उदारवाद का और क्या कैरेक्टर देखने को मिल रहा है, तो आप कहोगे कि ब्रिटिश लोगों को या ब्रिटिश जनता को भारत के अंदर संपत्ति खरीदने का अधिकार दे दिया गया। संपत्ति खरीदने का अधिकार भी दे दिया गया है। कब? ब्रिटिश, ठीक है, लोगों को भारत में अस्थायी रूप से बसने और संपत्ति खरीदने का अधिकार भी दे दिया गया। एक और भी उदारवाद का कैरेक्टर यहां देखने को मिलता है। क्या? तो आप कहेंगे भारतीयों के लिए क्या विधान दिया गया? भारतीयों के लिए यह विधान दिया गया था इसके अंदर कि धर्म, जाति, लिंग, भाषा, रंग, रूप के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्लियर बच्चों? तो आपको देखने में मिल गया होगा कि यहां पर दासता ब्रिटिश लोगों को बसने की अनुमति, संपत्ति खरीदने की अनुमति, और भारतीयों के साथ कहा गया कि भाई सर्विस सेक्टर में आपको किसी भेदभाव का, नस्लवाद का या किसी भी प्रकार के भेदभाव का सामना करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, वैसे तो बातें यहां बहुत कही गई थी, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हुआ होगा, लेकिन हम जानते हैं कि जो आईसीएस की परीक्षा भारत में कराई गई 53 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा, तो उसमें स्त्रियों को शामिल होने का अधिकार नहीं था। एक बात आपको और याद रखना है, देखिए केंद्रीकरण की, शक्तियों के केंद्रीकरण की कौन सी बातें इसके अंदर थी। क्लियर? तो बच्चों एक बात याद रखना, शक्ति के केंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ठीक बच्चों, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा यह शुरू हुई थी। क्या? शक्तियों के केंद्रीकरण की बातें। ठीक। दूसरी बात बच्चों आपको याद रखना है, और यह केंद्रीकरण की जो प्रविधि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में प्रारंभ की गई थी, वह 1833 के चार्टर्ड एक्ट में यह पूरी हो गई है। कैसे पूरी हुई? तो आप कहेंगे कि सर देखो, एक बहुत सीधी सी बात रही है कि शक्ति के पृथक्करण की जो परंपरा 73 के रेगुलेटिंग एक्ट में शुरू हुई, वो यहां पूरी हो गई। ठीक है, कैसे पूरी हो गई? तो आप कहोगे कि सर जो गवर्नर जनरल महोदय हैं, यह गवर्नर जनरल को क्या किया गया? भारत में सर्वेसर्वा बना दिया गया। उनकी जो एग्जीक्यूटिव पावर है, उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर है, यह दोनों को भारत में असीम कर दिया गया। ठीक। और तीसरी बात आपको याद रखना होगा कि इस एक्ट के पहले गवर्नर जनरल द्वारा निर्मित जो कानून था, वह कानून कैसा कानून था? तो आप कहेंगे कि सर जो भी कुछ कानून पारित करते थे वो लॉ कहे जाते थे, नियम कहा जाता था। लेकिन 1833 के चार्टर्ड एक्ट ने यह कहा कि गवर्नर जनरल द्वारा और उनकी परिषद द्वारा जो कानून बनाए जाएंगे, वे अब लॉ नहीं कहे जाएंगे, अब वो क्या कहे जाएंगे? अब वह एक्ट के नाम से जाने जाएंगे। ठीक है,
बच्चों, अब हमारे सामने एक और प्रश्न आके खड़ा हो जा रहा है, वो ये है कि और इनकी सहायता करने के लिए, गवर्नर जनरल की सहायता करने के लिए एक लॉ कमीशन का गठन किया गया था और मैकाले को क्या किया गया था, अस्थायी रूप में नियुक्त भी कर दिया गया था। ठीक है बच्चों, और एक बात और, गवर्नर जनरल महोदय ही, ठीक है, कैसे केंद्रीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, गवर्नर जनरल महोदय ही भारत से संबंधित बजट को बनाने के लिए उत्तरदायी बनाए गए थे। ठीक है, तो आपने क्या देखा, इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट है, उस चार्टर्ड एक्ट के तहत उपयोगितावाद भी है, उदारवाद भी है और शक्तियों का केंद्रीकरण भी है। ठीक है, शक्तियों का यही चरमोत्कर्ष है, केंद्रीकरण का यही चरमोत्कर्ष है। और आपके प्रतियोगिता मतलब जो आपके क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में यही तो पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि जर्मी बेंथम का उपयोगितावाद, स्टुअर्ट मिल का उदारवाद का प्रभाव तो था ही, इसके साथ साथ इसमें शक्तियों के केंद्रीकरण की चरमोत्कर्ष को भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप उदारवाद का भी कैरेक्टर दिखा दिए, उपयोगितावाद का भी कैरेक्टर दिखा दिए और इसके साथ साथ आपने शक्तियों के केंद्रीकरण पर भी बातें करनी। तो आप देखें कि हमारी आपसे जो भी बातें हो रही हैं इस क्वेश्चन के आलोक में, प्रकाश में, उस क्वेश्चन की कोई भी धारा या कोई भी वक्तव्य, ठीक है, अनावश्यक नहीं है। तो अब इसके बाद हमारे सामने अगली बातें क्या चल कर आएंगी, वो अगला क्वेश्चन आएगा 1853 का चार्टर्ड एक्ट। अब 1853 के चार्टर्ड एक्ट पर क्या क्वेश्चंस बन सकता है, आइए उसको देखते हैं। क्लियर? तो इसे हम हटा दें। तो बच्चों, अगर हम इसे हटाते हैं तो इसको हटाने से पहले मैं इस पूरी बात को पॉइंट वाइज अप्रोच में भी आपके सामने रख देना चाहता हूं, ताकि आपको इसे पढ़ने में आसानी हो जाए। तो देखिए, 1833 के चार्टर्ड एक्ट के उपबंध क्या है? उपबंध या प्रोविजन? तो बच्चों, सबसे पहली बात याद रखना कि पहला पॉइंट आपके बीच में आ रहा है कि देखो, आप चाय और चीन के साथ होने वाला व्यापारिक अधिकार भी छीन लिया गया। एक बात तो ये रहा। दूसरी बात, हमने आपसे कहा कि कंपनी का स्वरूप बदल गया। कंपनी का स्वरूप बदला। ये ओवरलैप हो रहा है, आपको परेशानी होगी। तो हमने आपके बीच में लिखा था कंपनी के स्वरूप में बदलाव आया। ठीक है, क्या बदलाव आया? तो आप कहेंगे कि सर, कंपनी अब व्यापारिक कंपनी नहीं रह गई। ये देख रहे हैं आप, व्यापारिक कंपनी नहीं। अब देखो, ये काट दिया, व्यापारिक कंपनी नहीं रह गई, तो रह क्या गई? तो आप कहोगे कि सर, अब यह एक राजनीतिक और प्रशासनिक इकाई में बदल गई।
इकाई में बदल गई। तो अब आप बताओ, ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है? उपयोगितावाद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जब आप व्यापारिक अधिकार ही छीन लिए तो कंपनी की उपयोगिता क्या है? तो आप कहेंगे कि सर कंपनी की उपयोगिता अब दूसरे क्षेत्र में आ गई। किस क्षेत्र में आ गई? आप कहोगे कि सर अब वह राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य करेगी। अब अगर आप तीसरी बात करें तो इसी से लिंक कर लीजिए आप मैटर को। जब आप कंपनी का राजनीतिक और प्रशासनिक स्वरूप बदल रहे हैं, सॉरी इकाई में बदल रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि जो कंपनी का भारत में मुखिया था, गवर्नर जनरल, जो अब तक कुछ प्रेसिडेंसियों तक जिसकी सीमाएं थीं, आज इस सीमा को संपूर्ण भारत कर दिया गया कि जो गवर्नर जनरल हैं उनकी सीमाएं, उनके द्वारा निर्मित कानून, ठीक है, अब यह संपूर्ण भारत में लागू होंगे। एक प्रोविजन तो ये आया। दूसरी बात आई कि जो गवर्नर जनरल महोदय होंगे इनका कार्य क्या होगा? तो आप कहोगे कि सर इनका कार्य है बजट बनाना। क्लियर? कार्यपालिका या प्रशासनिक कार्य करना। और तीसरी बात क्या है? तो आप कह दोगे कि सर इसी में कर लीजिए कि कानून बनाना, लेजिस्लेटिव वर्क करना, ये इनका कार्य हो गया। तो आप देख रहे हैं कैसे एक दूसरे से लिंक हो रहा है मैटर। कंपनी के स्वरूप में बदलाव आया, अब ये व्यापारिक कंपनी नहीं रह गई। क्या हुआ? अब ये राजनीतिक और प्रशासनिक इकाई बदल गई। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो हेड मुखिया होगा, गवर्नर जनरल, अब इसके पावर में भी बहुत विस्तार किया गया। अब वो क्या होगा? संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाएगा और वह कानून अब एक्ट कहा जाएगा। क्लियर? बजट वही बनाएगा, ठीक है, कानून वही बनाएगा। क्लियर हो गया इतनी बातें? इसके बाद आपको एक पॉइंट और याद रखना है। वो क्या याद रखना है? कि देखिए जो भी पॉइंट चल रहा हो तो आप कहोगे कि सर इसके अंदर एक प्रोविजन और है। वो ये है कि शिक्षा के लिए 10 लाख का प्रोविजन लाया गया कि आप प्रतिवर्ष शिक्षा के विकास के लिए 10 लाख रुपए खर्च करेंगे। ठीक। और दूसरी बात, यह शिक्षा उपयोगिता परक हो जाए, इसके लिए एक शिक्षा आयोग बनाएंगे हम। और इस आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? मैकाले को बनाया गया था। ठीक है। और मैकाले क्या है? आप कहेंगे कि सर विधि सलाहकार थे, लीगल एडवाइजर थे। यह अलग की बात है कि यह पद अभी परमानेंट पद नहीं था, यह ठीक है टेम्पोररी पद था, अस्थायी पद था। इसके साथ इसके अंदर एक प्रोविजन और भी था, जो भी चल रहा हो, नंबरिंग आप देख लीजिएगा। तो इसके साथ एक बात इसके अंदर और कही गई थी, वो ये मानवीय दृष्टिकोण अपनाया गया था। ठीक है, उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया गया। क्या भैया देखो, जो दास्ता है इसे यार खत्म करो, अमानवीय चीज है। ठीक है। और दूसरी बात, एक पॉइंट तो ये आया। इसके बाद देखो ब्रिटिश नागरिकों के लिए भी कुछ प्रोविजन लाओ आप। ठीक है। फिर भारतीय नागरिकों के लिए भी लाओ आप। तो ब्रिटिश के लिए लाया गया कि भाई आप इस देश में रहिए, संपत्ति खरीदिए और मन चाहा जो भी कुछ करना है, व्यवसाय करना है, आप करिए। ठीक है। और भारतीयों के लिए कहा गया कि देखिए आपके लिए 87 का नियम बनाया गया, रूल ऑफ 87। तो 87 में कहा गया कि देखो आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है। मतलब एंड ऑफ ऑल टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव का अंत कर देता है ये। 87 में
क्लियर हो गया? तो अब इसके साथ साथ एक बात और आ जाएगी, और वो क्या है? देखिए इसमें कानूनी अधिकार और विधिक अधिकार, ये सब कुछ किसके हाथों में सीमित किया जा रहा है? गवर्नर जनरल महोदय के हाथों में सीमित कर दिया जा रहा है। क्लियर? तो बच्चों ये था 1833 के चार्टर्ड एक्ट के पॉइंट्स थे, जिसे हमने एक दूसरे से लिंक कर दिया है ताकि आपको मुश्किलें ना आए। ये देखिए, यह मानवीय है या आप कह सकते हैं उदारवादी है। क्लियर? और यह विचार किसका है? तो आप कहोगे सर मिल सर का है। ठीक है, जेम्स मिल सर का है। अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आ रहा है वह क्या आएगा? तो आप बोलोगे कि सर वो आएगा 1853 के चार्टर्ड एक्ट पर उठने वाले प्रश्न। तो आइए देखते हैं कि 1853 के चार्टर्ड एक्ट पर क्या प्रश्न उठता है। तो 1853 का जो चार्टर्ड एक्ट है, पहले तो आप ये जानो कि 1853 के चार्टर्ड एक्ट है क्या, इसके बाद हम लोग फिर इस पर क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो, जो 1853 का चार्टर्ड एक्ट है, यह है क्या? तो आप कहेंगे कि जिस समय 1853 का चार्टर्ड एक्ट चल रहा था, उस समय ब्रिटेन में चार्टिस्ट मूवमेंट चल रहा था। कौन सा मूवमेंट चल रहा था? चार्टिस्ट मूवमेंट चल रहा था। तो ये जो चार्टिस्ट मूवमेंट है, हम लोग जरा इसको देखते हैं कि चार्टिस्ट मूवमेंट है क्या। तो देखिए, ये चार्टिस्ट मूवमेंट ये कहां पर चल रहा है? सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो ये चार्टिस्ट मूवमेंट यह लंदन में चल रहा है। क्लियर है? तो जब चार्टिस्ट मूवमेंट ये लंदन में चल रहा है, तो ये एक मांग क्या कर रहा था? तो आप कह सकते हैं कि सर यह एक विधानसभा की मांग कर रहा था। क्लियर? तो इसका मतलब यह है कि 1853 के चार्टर्ड एक्ट में एक विधानसभा बनाई जाएगी। ठीक है, एक तो अपने दिमाग पर आपने ये कॉन्सेप्ट रखा। दूसरी बात आप याद रखिएगा कि 1853 का चार्टर्ड एक्ट प्रभावित था। किससे प्रभावित था? आप कहोगे कि सर 1853 का चार्टर्ड एक्ट भारत में उभरते हुए राष्ट्रवाद से प्रभावित था। राष्ट्रवाद से प्रभावित था, और ये राष्ट्रवादी जो बीज है ये बंगाल में उत्पन्न हुआ था। फिर उसके बाद मुंबई प्रेसिडेंसी में पहुंचता है, फिर मद्रास प्रेसिडेंसी में पहुंच रहा था। क्लियर? और एक प्रश्न और भी था 1853 के चार्टर्ड एक्ट में कि कंपनी के जितने भी विरोधी हैं, मतलब कंपनी के विरोधी, ये कंपनी पर क्या आरोप लगा रहे हैं, आप ये इसको समझो आप। ठीक है, तो कंपनी के विरोधियों का यह आरोप है कि कंपनी में भ्रष्टाचार है और कुप्रशासन है। क्लियर?
एक ये बात कही जा रही थी, और एक बात और भी कहा जा रहा था कि इसी भ्रष्टाचार और कुप्रशासन के कारण ये लोग करते क्या हैं, बड़े बड़े पदों पर भाई भतीजावाद करके उसमें नियुक्तियां करते हैं, रिश्वतखोरी करके नियुक्तियां करते हैं। ये सब बातें चल रही थी। तो अब प्रश्न आया कि इसका समाधान क्या है, क्या किया जाए। ठीक है, कंपनी में भ्रष्टाचार था, कुप्रशासन था, अनावश्यक विस्तारवाद कर रही थी। सिंध के मामले में इन्होंने क्या किया, ठीक है, कि यहां तक कि नेपियर, सिंध के विलय के समय नेपियर ने यह कह भी रखा था, ठीक है, कि मुझे सिंध के विलय करने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी मैं ऐसा करूंगा क्योंकि यह एक अनिवार्य बुराई है। और आपने देखा कि सिंध पर इन्होंने कैसे अधिकार किया, फिर ग्वालियर पर इन्होंने कैसे अधिकार किया, फिर इसके साथ इन्होंने पंजाब का कैसे विलय किया, पंजाब के साथ कैसे युद्ध किए, फिर इसके बाद सिक्किम का इन्होंने कैसे विलय किया, फिर इसके साथ साथ आप देखेंगे कि लोअर जो बर्मा है उसका कैसे कैसे विलय किया। ठीक है, और फिर डलहौजी भी आ चुके थे, और डलहौजी ने सतारा से जो है गोद लेने की प्रथा को भी लागू करना शुरू कर दिया था। तो इसका मतलब यह है कि कंपनी लगातार बदनाम हो चुकी थी। तो इसलिए जो 1853 का चार्टर्ड एक्ट आएगा, अब आप उसमें देखो कि उसमें क्या क्या बातें होंगी। तो ये जो पोर्शन अभी हमने आपके बीच में इतनी सारी चीज बताई, वह आपसे क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है मुख्य परीक्षा के में, क्या कि 1853 के चार्टर्ड एक्ट को लागू करने की परिस्थितियां क्या थी, किन परिस्थितियों में 1853 का चार्टर्ड एक्ट बना था। ठीक है, मतलब पृष्ठभूमि पूछ सकता है आपसे। तो आप कर देंगे ना ये सब चीजें, कि भाई वहां चार्टिस्ट मूवमेंट चल रहा था लंदन के अंदर, वो मांग कर रहे थे कि भारत में सर एक लेजिस्लेटिव एजेंसी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब एक विधानसभा होनी चाहिए। फिर 1853 के चार्टर्ड एक्ट से पहले की परिस्थिति क्या है, तो आप कहोगे कि सर बंगाल से शुरू होकर के भारत में एक राष्ट्रवाद उभर रहा था। क्लियर, लोगों के अंदर एक चेतना उत्पन्न हो रही थी। इसके साथ कंपनी के जो विरोधी हैं वो कंपनी पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि कंपनी में भाई भतीजावाद है, भ्रष्टाचार है, कुप्रशासन है, और बड़े बड़े पदों पर जो ये नियुक्तियां होती हैं वह इसी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं। क्लियर, और तब लोगों को और भी मौका मिल गया जब कंपनी की गतिविधियां थीं। सिंध का विलय था, पंजाब का विलय था, सतारा का आपने विलय किया, सिक्किम का आपने विलय किया, फिर इसके साथ साथ बर्मा का आपने, या आप जिसे आज म्यांमार कहते हैं, उसका भी आपने विलय किया था। क्लियर, लोअर बर्मा का विलय किया था। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो चीजें थी ये किस में लिखेंगे आप, 1853 के चार्टर्ड एक्ट की पृष्ठभूमि या परिस्थितियों में लिखेंगे आप। अब बात आती है कि 1853 का चार्टर्ड एक्ट जान लिया जाए क्या है। तो देखिए, इसको पॉइंट वाइज देख लेते हैं। 53 के चार्टर एक्ट के उपबंध क्या क्या हैं। उपबंध आइए देखते हैं। तो पहली बात आप याद रखिएगा, पहली बात ही क्या है, एक, कंपनी को अगले 20 साल तक व्यापार करने की अनुमति नहीं दी गई है। साफ शब्दों में कहा गया कि 20 साल तक आपको व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जा रही है, और जब तक आपका विकल्प ब्रिटिश सरकार को नहीं मिल जाता तब तक भारत की सीमाएं, भारतीय सीमाएं और भारतीय राजस्व, भारतीय नीति निर्माण, भारतीय कार्यपालिका,
ये सब कुछ पर आप कार्य करते ही रहेंगे, लेकिन जैसे ही आपका विकल्प मिला आपकी सेवाएं ठप कर दी जाएंगी, बंद कर दी जाएंगी। एक तो प्रोविजन ये था। दूसरा प्रोविजन क्या था इसके अंदर बच्चों? दूसरा जो प्रोविजन था वह दूसरा प्रोविजन था कि इसमें कहा गया था, कभी आपने देखा था, इसके पहले हमने कहा था कि कंपनी के विरोधियों ने बताया था कि बड़े बड़े पदों पर जो नियुक्तियां हो रही हैं वो रिश्वत से हो रही हैं या भाई भतीजावाद से हो रही हैं। तो इस समस्या के समाधान के लिए इस एक्ट में क्या बात कहा गया, क्या कहा गया था? तो इन्होंने कहा इंपीरियल सिविल सर्विसेज या आप कह सकते हैं आईसीएस के पदों पर नियुक्ति का आधार क्या होगा? इन्होंने कहा अब मनोनयन नहीं होगा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों लोग मिलकर के जो भाई भतीजावाद और रिश्वतखोरी कर रहे थे इस पदों पर नियुक्ति के लिए, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अब नामांकन नहीं होगा। अब इसके लिए एक खुली प्रतियोगिता होगी और इस प्रतियोगिता को जो भी पास कर लेगा हम क्या करेंगे, उसे ही नियुक्त कर देंगे। क्लियर? और इसके लिए इसी की भावना को लागू करने के लिए जो मैसेज है, निर्देश है, इसी को लागू करने के लिए मैकाले आयोग आया था और मैकाले आयोग की संस्तुतियों पर ही पहली बार 1854 में आईसीएस की प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके बाद इस एक्ट में और क्या बात कही गई थी, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा बच्चों कि आप जरा ध्यान दीजिएगा। वो ये एक्ट और क्या कह रहा है, तो ये एक्ट ये कह रहा है कि जो डायरेक्टरी है, कंपनी की जो डायरेक्टरी है, डायरेक्टर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैं, उन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की जो संख्या है उसमें कमी की जाएगी। मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सीडी लिख दिया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या पहले 24 थी, अब कितनी की जा रही है? अब 18 की जा रही है। क्लियर हो गया? और अब हमको एक बात और याद रखना है कि इसके अंदर और क्या बातें कही गई थी। तो आप कहेंगे कि जो इसका वेतन होगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जो वेतन होगा वह ब्रिटिश राजकोष से दिया जाएगा, न कि भारतीय राजकोष से। बड़ा चेंजेस है। क्लियर? और बच्चों अगला जो हमारा पॉइंट है, जो 1853 के चार्टर्ड एक्ट में उल्लेखित था, वो ये था कि एक केंद्रीय विधान परिषद का गठन होगा। विधान परिषद का गठन होगा और इस विधान परिषद के कुल 12 सदस्य होंगे। ठीक है, कितने सदस्य होंगे? 12 सदस्य होंगे। इन 12 सदस्यों में आप दो भागों में बांट दीजिए, 4 सदस्य, 2 सदस्य और 6 सदस्य, ये 3 भागों में आपने बांटा। तो जो 4 सदस्य आएंगे, ये 4 सदस्य चारों प्रेसिडेंसियों से आएंगे। मतलब एक प्रेसिडेंसी से एक सदस्य आएगा, मतलब एक बंबई से आएगा, एक मद्रास से आएगा, एक बंगाल से आएगा। तो आप कहोगे कि सर एक उत्तर पश्चिम से आएगा। ठीक है, क्लियर? अब 2 कौन होंगे? तो भाई एक तो देखो गवर्नर जनरल महोदय तो होंगे ही होंगे, और दूसरे सेनापति भी होंगे, कमांडर इन चीफ इसके मेंबर होंगे, और 6 लोग जो हैं यह पदेन सदस्य इस पे आएंगे। इस प्रकार से भारत में केंद्रीय विधान परिषद का यह गठन हो रहा है। लेकिन मेरे बच्चों आपको यह भी याद रखना है यहां क्या,
कि इस एक्ट में यह भी कहा गया था कि जो सेपरेशन ऑफ पावर, सीमित अर्थ पर सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट यहां लाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि देखिए जो कार्यपालिका है, मतलब एग्जीक्यूटिव राइट्स और लेजिस्लेटिव राइट्स, इन दोनों को अलग रहने दिया जाएगा। क्लियर है? तो अब आपके सामने ये चीजें आ गई, हमने बिना कुछ छोड़े हुए हर चीज बता दिया। अब आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य आता है कि आप इस पर कुछ क्वेश्चन करें, इस पर कुछ क्वेश्चन लिखें। आप तो आपको क्वेश्चन लिखना होगा, लिखिए। भारत में बढ़ती हुई राष्ट्रीय चेतना। मैं भी लिख दे रहा हूं यहां पर, भारत में बढ़ती हुई राष्ट्रीय चेतना और लंदन के चार्टिस्ट मूवमेंट ने मूवमेंट मतलब आप जानते ही हैं, मूवमेंट का मतलब क्या हुआ? मूवमेंट का मतलब हुआ आंदोलन। तो चार्टिस्ट मतलब भारत में बढ़ती हुई राष्ट्रीय चेतना और लंदन के चार्टिस्ट मूवमेंट ने क्या कर दिया बच्चों? तो 1853 के चार्टर्ड एक्ट को पारित करके शक्ति पृथकीकरण को कानूनी स्वरूप प्रदान कर दिया। भारत में बढ़ती हुई राष्ट्रीय चेतना और लंदन के चार्टिस्ट मूवमेंट ने 1853 के चार्टर को पारित करके शक्ति पृथकीकरण या सेपरेशन ऑफ पावर का शिलान्यास कर दिया। फिर से आप क्वेश्चन को देखिए, अगर आप पढ़ेंगे तो कह रहा है कि 1853 का चार्टर्ड एक्ट भारत में बढ़ती हुई राष्ट्रीय चेतना और लंदन आंदोलन ने 1853 के चार्टर्ड एक्ट को पारित करके शक्ति पृथकीकरण के कानूनी स्वरूप को लागू कर दिया। ठीक है, या शिलान्यास कर दिया। ठीक है, क्लियर? और इसके साथ अगर कुछ पुछिल्ला जोड़ना चाहेगा, ठीक है, तो क्या जोड़ देगा? भारत की भूमि और भारत के राजस्व को अनिश्चित काल के लिए, ठीक है, क्या कर दिया? छोड़ दिया, मझधार में छोड़ दिया। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन आप याद रखिएगा यह क्वेश्चन टिपिकल जरूर है। ठीक है, आगे बढ़ा दे रहे हैं। तथा भारतीय भूसीमा और राजस्व संग्रह को अनिश्चित कर दिया। क्या आप सहमत हैं? तो हमने आपसे बताया था कि देखिए जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर कभी बहुत टफ हो जाता है और कभी बहुत इजी। और हमने आपको उसमें ये भी बताया था कि यह टफ कब हो जाता है। आप कहेंगे इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन के कारण। तो आप देखिए ना,
कह रहा है कि भारत में बढ़ती हुई राष्ट्रीय चेतना और लंदन के चार्टिस्ट मूवमेंट ने 1853 के चार्टर्ड एक्ट को पारित करके शक्ति पृथक्करण का शिलान्यास कर दिया तथा भारतीय भूसीमा और राजस्व संग्रह को अनिश्चित भी कर दिया। तो आप जरा ध्यान दीजिए कि अभी जो हमने नरेशन किया वह नरेशन कंप्लीट इसी क्वेश्चन की व्याख्या था, मतलब कंप्लीट जो उसके उपबंध थे वह आपको लिखना है और जैसे आप इसे करेंगे यह क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। देखिए, भारत में बढ़ती हुई राष्ट्रीय चेतना और लंदन के चार्टिस्ट मूवमेंट ने 1853 के चार्टर्ड एक्ट को पारित करके, ठीक है, शक्ति पृथक्करण का शिलान्यास कर दिया। तो अभी तो हमने आपको बताया, आप इतना मैटर रोकिए ना। और हमने आपसे क्या कहा? यही तो कहा बच्चों कि देखिए, ये चार्टिस्ट मूवमेंट और ये राष्ट्रीय चेतना का ही परिणाम था कि केंद्रीय विधान परिषद की मांग की गई थी। क्लियर? और ये 12 सदस्यीय केंद्रीय विधान परिषद, यहां लिख दीजिएगा, छोड़ गया था, केंद्रीय विधान परिषद का गठन हुआ या नहीं? क्लियर? तो जब ये केंद्रीय विधान परिषद का निर्माण हो गया तो आप क्या करोगे कि देखो, इसमें शक्ति पृथक्करण की बात कर रहा है, कह रहा है कि केंद्रीय परिषद का काम होगा कानून बनाना, क्लियर? और जो गवर्नर जनरल महोदय और उनकी काउंसिल है उसका कार्य है कानून को लागू करना। इसका मतलब आपने देखा कि सेपरेशन ऑफ पावर का शिलान्यास हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। और इसके साथ साथ एक बात और भी आ रही है, जो आईसीएस अधिकारी हो रहा है, इस आईसीएस अधिकारी की नियुक्ति क्यों की गई थी? तो आप कहेंगे कि प्रशासन को चलाने के लिए हुई थी। क्लियर? अब इसके साथ साथ जो आईसीएस का पद था उसमें 2 प्रकार के लोग आते थे। एक आईसीएस एजुकेटिव था और दूसरा आईसीएस जुडिशरी थी। तो वहां पर जो न्यायपालिका के लोग आते थे वह भी इस बड़े कंपटीशन को पास करके आते थे। क्लियर है बच्चों? तो यहां पर आप देख रहे हैं कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को लागू किया गया है। साथ साथ आपको कहना है कि भारतीय भू सीमा और राजस्व संग्रह को निश्चित कर दिया गया। तो यहां पर शुरू में जो आपने मैटर लिखा था वही उतार दिया जाएगा। क्या उतारा जाएगा? तो आप कहोगे कि सर यहां यह बता दिया जाएगा कि देखिए, कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और निजी व्यापारिक रुचियों के कारण कंपनी के कर्मचारी और कंपनी के विरोधी, कंपनी के कर्मचारी मत कहिए आप, बल्कि कह सकते हैं कंपनी के विरोधी लगातार कंपनी को समाप्त करके और सरकारी सत्ता को स्थापित करने की मांग कर रहे थे। ठीक है? और कंपनी भी कर क्या रही थी? एक के बाद एक उल्टा सीधा काम कर रही थी। तो आपको लिखना पड़ेगा कि सिंध विलय कर रही थी, पंजाब का विलय कर रही थी, ठीक है, गोद लेने की प्रथा के आधार पर सतारा का विलय कर रही थी, उदयपुर का विलय कर चुकी थी। ठीक है? और इसके साथ साथ एक बात आपको और याद रखना है कि इसने लोअर बर्मा का भी विलय कर दिया था। और ऐसी स्थिति में कंपनी लगातार अपनी विरोधियों की नजरों पर चढ़ती जा रही थी। इसलिए 1853 के चार्टर्ड एक्ट में
कंपनी को 20 वर्ष के लिए व्यापार करने की अनुमति देने से रोक दिया गया था। और क्या कहा गया था कि हम आपके विकल्प को तलाश रहे हैं और जैसे ही आपका विकल्प मिलेगा कंपनी की सत्ता को समाप्त कर दिया जाएगा। तो बच्चों यह क्वेश्चन आपका हो गया और मैं आपको पुनः डराना चाहता हूं कि आप मैटर जरूर यहां से लें, लेकिन मैटर लेने के बाद ये जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस आप करेंगे, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे लिखने का आप उसे नहीं कर पाएंगे, एग्जामिनेशन में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि इस क्वेश्चन के साथ कुछ और चीजें जोड़ दी जाएं। तो बच्चों ये था 1853 का चार्टर्ड एक्ट। अब हम लोग जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वह एक क्वेश्चन और करेंगे और वह क्वेश्चन क्या होगा, आप कहेंगे कि सर 1858 का चार्टर्ड एक्ट भारत सरकार अधिनियम होगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम है वह क्या है। तो पहली चीज तो बच्चों हम एक क्वेश्चन लिख देते हैं कि 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है इस पर हमारे सामने क्या बनेगा। क्वेश्चन 1858 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम। तो बच्चों हमको ये चीज करना है, इसको पढ़ना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम इसे जानें और तब इस पर क्वेश्चन बनाएं, ताकि ठीक है आपको हर तरीके से महारत हासिल हो जाए। तो देखिए जो 1858 का भारत सरकार अधिनियम है इसे भारतीय जनता का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय जनता का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, और इसकी जो पृष्ठभूमि थी वो क्या है? तो आप कहोगे कि सर कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार था, भाई भतीजावाद था और इसी को लेकर के कंपनी के विरोधी लगातार कंपनी शासन का अंत करना चाह रहे थे। लेकिन 1857 का जब विद्रोह होता है तो 1857 के विद्रोह ने क्या दे दिया? कोड़ में खाज का काम किया। और 1857 के इस विद्रोह से जो मैसेज गया, जो संदेश गया, जो असंतोष गया, उस असंतोष ने 1858 के भारत सरकार अधिनियम को पारित करने के लिए ब्रिटिश सरकार को विवश कर दिया। क्लियर? तो अब इस 1858 के एक्ट में क्या बात थी? तो मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर पहली बात आप याद रखिएगा कि ये जो 1858 का भारत सरकार अधिनियम है इसे प्रधानमंत्री पाल्मर स्टोन ने निर्मित किया था। इन्होंने ही इसे संसद में पारित कराया था। किस नाम से पारित कराया था? एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से इसे ब्रिटिश संसद से पारित भी करा लिया था। तो अब इस कंपनी जो एक्ट पारित हो रहा है इसमें क्या बात आई है? तो देखिए उपबंध क्या है इसके अंदर, ऐसे लिख लीजिए आप। तो बच्चों फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है उपबंध में कि इसमें कंपनी के रूल को समाप्त किया गया था। ध्यान दीजिएगा, हमने कंपनी को समाप्त करने की बात नहीं कहा, हमने ये कहा कि कंपनी के शासन का अंत किया गया था। कंपनी के शासन का अंत किया गया, कंपनी का अंत नहीं किया गया था।
क्लियर? कंपनी का अंत कब किया गया? तो आप कहेंगे कि सर 1873 के स्टॉक डिविडेंड एक्ट के तहत किया गया था। ठीक है, स्टॉक डिविडेंड एक्ट 1873 के तहत किया गया था और 1874 में कंपनी समाप्त हुई थी। बच्चों, अब हमारे सामने एक बात आती है, यहां निकल कर आती है, और वो है कि इसमें दूसरी बात क्या कही गई? तो आप कहोगे कि सर इसमें प्रतिनिधि सरकार को लागू करने का यह पहला प्रयास है। ये तो प्रतिनिधि सरकार के लागू करने के लिए इन्होंने क्या निर्देश दिया? फर्स्ट बात आप याद रखिएगा कि हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि 1858 का भारत सरकार अधिनियम क्या है। तो हमने आपसे कहा कि सर इसको पारित करने में, ठीक है, 1857 के विद्रोह की भूमिका है। फिर हमने दूसरी बात आपसे कहा कि इसके तहत क्या बात हुई, तो आपने कहा कि कंपनी के शासन का अंत हुआ है, न कि कंपनी का। कंपनी का अंत कैसे हुआ था? तो हमने कहा कि 1873 के स्टॉक डिविडेंड एक्ट के द्वारा कंपनी समाप्त की गई थी 1874 में। फिर हमने बी पॉइंट में कहा कि 1858 के भारत सरकार अधिनियम से प्रतिनिधि सरकार की शुरुआत हो रही है। क्लियर? और इसके लिए किया क्या गया कि एक नया पद बनाया जा रहा है। भारत सचिव का एक नया पद बनाया जा रहा है। क्लियर? और भारत सचिव का ये पद बनाया जा रहा है। और ये भारत सचिव कौन होगा? आप कहेंगे ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि होगा। आप कहेंगे कि ब्रिटिश सरकार की जो कैबिनेट है उसका एक मंत्री होगा भारत सचिव। और इस भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य होंगे। 15 सदस्य। और इन सबकी नियुक्ति कैसे होगी? इन सबकी नियुक्ति कैसे होगी बच्चों? ठीक है ना? जो 15 सदस्य हैं, इन सबकी नियुक्ति कैसे होगी? तो आप कहेंगे कि सर इनका क्वालिफिकेशन एक बात है कि वह कम से कम 10 साल तक भारत में रहा हो और भारत से आए हुए उसे 10 साल से ज्यादा समय न बीता हो। क्लियर? हटाया कैसे जाएगा? तो आप कहेंगे कि सर या तो भाई आप इस्तीफा देके हट जाइए, और नहीं अगर आपको हटाया ही जाना है तो आप कहिएगा हाउस ऑफ लॉर्ड में या हाउस ऑफ कॉमन में आपके ऊपर महाभियोग प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। क्लियर है? और अब एक बात और इसके अंदर कही गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में एक बात और कही गई थी। यह कहा गया था कि भाई देखो, अब जो गवर्नर जनरल होगा यह पद समाप्त हो रहा है, क्योंकि यह कंपनी का नौकर था भाई। लेकिन अब इसके स्थान पर एक नया पद क्रिएट किया जाएगा और वह पद है वाइसराय का पद। अब यह वाइसराय का एक नया पद बनाया जाएगा। ओके, क्लियर? और यह वाइसराय, देखिए प्रतिनिधि शासन की शुरुआत हो रही है यहां से 1858 से। अब ये जो वाइसराय है यह सम्राट का प्रतिनिधि होगा।
देख रहे हैं आप, यहां पर भी प्रतिनिधि आ गया, भारत सचिव में भी आ गया। क्लियर है बच्चों? और एक प्रोविजन इसके अंदर और लाया गया था, वो ये कहा गया था कि भारतीय सीमाएं, भू सीमा और भारतीय राजस्व अब कंपनी के अधिकार सीमा में नहीं आएंगे। अब इस पर किसका अधिकार होगा? आप बोलोगे कि सर इस पर अब कहा गया कि महामहिम सम्राट का इस पर अधिकार होगा। फिर इसके साथ एक बात और भी कही गई थी इसके अंदर, और वो था कि जो कंपनी की सेना है, अब यह कंपनी की सेना ट्रांसफर कर जाएगी। किस रूप में? आप कहेंगे ब्रिटिश सरकार की सेना के रूप में बदल जाएगी। फिर इसके बाद इसे एक्ट के तहत महारानी जी की उद्घोषणा भी आती है, और जिसमें महारानी जी ने कहा भी था कि वह भारत में अपना विस्तार नहीं चाहती है। वह आश्वस्त करना चाहती हैं देशी रियासतों को भी कि उनको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उनका विलय नहीं करने जा रही हूं। भारतीयों से भी उन्होंने कहा था कि मैं आपके समाज में, आपकी सामाजिक मान्यताओं में, आपके रीति रिवाजों में, आपकी धार्मिक मान्यताओं में हमारी कोई भी, यहां कोई भी सम्राट की कोई भी इच्छा नहीं है कि आपके इन मामलों में हस्तक्षेप करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने एक चीज ये देखा कि मैडम ने सब कुछ कह दिया या सम्राट ने सब कुछ कह दिया कि हम किसी प्रकार का भारत में भेदभाव नहीं होने देंगे। क्लियर? तो अब यहां पर मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप ये तो जान गए कि उपबंध क्या है। अब इस उपबंध पर कैसे क्वेश्चन बनेगा, आप उस क्वेश्चन को लिख लें। तो आइए हम क्वेश्चन लिखते हैं। तो लिखिए आप। तो क्वेश्चन होगा 1858 का भारत सरकार अधिनियम कंपनी के भ्रष्टाचार और कुशासन का प्रतिफल ही तो था। 1858 का भारत सरकार अधिनियम कंपनी के कुप्रशासन और भ्रष्टाचार का प्रतिफल ही था। क्लियर? और इसको मैं सोचता हूं कि बड़े आसानी से आप लिख लेंगे। और हम अब अगली जो बात आपसे करेंगे वह बात करेंगे 1861 का इंडिया काउंसिल एक्ट। लेकिन ये बातें हमारी आज नहीं होंगी, कल होंगी। और कल हम लोग 1861 के इंडिया काउंसिल एक्ट पर व्यापकता के साथ अध्ययन करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी यहीं तक हम रोकेंगे अपनी बात को। तो मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे। और यदि कोई भी आपके पास समस्या आती है, आप किसी प्रकार के प्रश्न का समाधान नहीं कर पाते, तो आप सीधे उसे हम तक भेज सकते हैं। बच्चों, आज इतना ही। थैंक यू। विशिंग यू ऑल द लक। नमस्ते।